हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 12वें नंबर की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत का संविधान जो है भारत राष्ट्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करता है। तो इनके क्या अर्थ हैं ये देखने का हम प्रयास करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया गया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसे कहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय एक ऐसे राष्ट्र से है जो आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है। यही इसमें लिखा है। आइए देखते हैं। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निस्तारण में पूर्णतः स्वतंत्र है। यह किसी अन्य देश पर निर्भर या किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है। यह किसी भी देश की सीमा अधिग्रहित कर सकता है, किसी भी देश के पक्ष में अपनी भूमि छोड़ सकता है और कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता कर सकता है, उससे बाहर भी आ सकता है। यूएनओ और सीडब्ल्यू की सदस्यता इसे प्रभावित नहीं करती। सीडब्ल्यू यानी कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल की सदस्यता। तो कुल मिला के इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होकर किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है। वो किसी अन्य देश पर डिपेंड नहीं करता है। वो चाहे तो किसी देश से भूमि स्वीकार कर सकता है, किसी देश के पक्ष में अपनी भूमि छोड़ सकता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता कर सकता है। तो इस प्रकार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। दूसरा है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का आशय है कि भारत में राज सत्ता जो है वो जनता में निहित है, यानी जनता को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से इस सत्ता के उपयोग का अधिकार है। भारत में केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी अपनाया गया है। तो 3 प्रकार की डेमोक्रेसी भारत में है, पॉलिटिकल, सामाजिक और आर्थिक। और जहाँ तक लोकतांत्रिक का अर्थ है कि भारत की जो राज सत्ता है वो किसके हाथों में है? जनता में। जनता समय समय पर होने वाले चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है और वो प्रतिनिधि जनता के लिए इस सत्ता का उपयोग करते हैं, जनता के हित के लिए। तो यह हुआ अर्थ हमारे सामने लोकतांत्रिक का। अब तीसरा है गणराज्य। गणराज्य का आशय है कि भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी है अर्थात भारत का राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। यही गणराज्य का अर्थ है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्र भी है, गणराज्य नहीं है ब्रिटेन। ये कंसेप्ट हमने फ्रांस से ली है। और गणतंत्र का आशय यह भी है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का यहाँ पर अभाव है। किसी भी वर्ग को, किसी भी जो है समूह को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। अतः सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। तो यह गणराज्य का अधिकार है। उसके बाद तो 3 हमारे जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक यानी गणराज्य का अर्थ हमने इस वीडियो में अभी तक देखा है। आगे बढ़ते हैं। एक और विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है समाजवादी राज्य। भारत का जो संविधान है, जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसे एक समाजवादी राज्य के रूप में घोषित करती है। तो यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी लक्षण है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारत की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया शब्द है कि भारत एक समाजवादी राज्य होगा। अब समाजवाद का क्या अर्थ है? यहाँ समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। या यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है जो गांधीवाद की ओर अधिक झुका हुआ है।
यानी हमारे यहाँ जो समाजवाद की स्थापना की गई है वो लोकतांत्रिक तरीकों से की गई है, न कि साम्यवादी समाजवाद जिसमें क्रांति होती है और हिंसा होती है। उस माध्यम से हमारे यहाँ समाजवादी समाज की कल्पना नहीं की गई है। समाजवादी समाज जो है थोड़ा सा मार्क्सवादी है और थोड़ा सा गांधीवादी है, यानी अहिंसा में विश्वास करता है। हालांकि समानता की बात आती है मार्क्सवाद से, लेकिन साथ ही साथ अहिंसा की बात आती है वो गांधीवाद से आती है, और इसलिए कहा है कि यह गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और निजी संपत्ति का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाता है। ये साम्यवादी समाजवाद की विशेषता है कि वहाँ पर निजी कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सार्वजनिक या सरकारी होता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, और जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। यहाँ समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक विषमता को दूर कर सभी प्रकार के शोषण से लोगों को मुक्ति दिलाना है। यद्यपि 1991 में हमने उदारीकरण अडॉप्ट किया है, उदारीकरण के कारण समाजवादी प्रतिरूप थोड़ा लचीला हो गया है। इस सेंस में लचीला हो गया कि उदारीकरण के कारण हमने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की पॉलिसी अपनाई है, और इस वजह से सार्वजनिक क्षेत्र थोड़ा संकुचित होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। इस प्रकार से भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, लेकिन समाजवाद यहाँ पर साम्यवादी समाजवाद जैसा चीन में है उस तरह का समाजवाद नहीं है। आगे देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य। ये तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भारत किस प्रकार एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और भारत में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा क्या है। तो ये बिल्कुल पश्चिमी जो देशों की अवधारणा है उससे अलग है। हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये हम सब जानते हैं। समाजवाद जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया। कई लोग इसे धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है, इसका हिंदी अनुवाद पंथ निरपेक्ष ही है। तो इसके अनुसार राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। ये परिभाषा पूछी जाती है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है भारतीय संदर्भ में। तो इसका अर्थ है कि भारत के जो भारत का जो सरकार है या जो भारत राज्य है उसकी दृष्टि में सभी धर्म क्या है, समान है, और राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो भेदभाव का अभाव है और सभी धर्म यहाँ पे समान है। पश्चिमी देशों में पंथ निरपेक्षता का आशय थोड़ा अलग है। वहाँ है राज्य का धर्म के विरुद्ध होना, यानी राज्य धर्म के विरुद्ध हो जाता है और धार्मिक मामलों में उदासीन हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, राज्य धर्म से विमुख या विरुद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि राज्य सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता है। भारत न तो धर्म विरोधी और धर्म उदासीन है, बल्कि ये धार्मिक मामलों में क्या है, तटस्थ है, यानी सभी धर्मों को एक नज़र से, एक भाव से देखना। ये भारतीयों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी प्रदान करता है, लेकिन संसद को किसी एक पंथ पर लोगों को लादने से रोकता है। तो कुल मिला के सीधी सादी बात यह है कि हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है वो सभी धर्मों को प्रदान की गई है। ऐसा पश्चिमी देशों में नहीं है। पश्चिमी देश तो धर्म के विरुद्ध हैं, धर्म के मामलों में उदासीन है, धर्म के मामलों में किसी प्रकार का इंटरवीन वो नहीं करते हैं। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत धर्म को लेकर समानता का दृष्टिकोण अपनाता है, तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाता है। चलिए, एक और विशेषता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। हमारा संविधान जो है एक पुलिस राज्य नहीं बल्कि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की बात कहता है। तो नीति निर्देशक तत्वों में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श अपनाया गया है। अतः सरकारों को चाहिए कि नागरिकों को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाए, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकारों ने जो है
प्लानिंग यानी नियोजन का सहारा लिया है। तो भारत में पुलिस राज्य वो होता है जो केवल कानून का पालन करवाता है। जनता के कल्याण की कोई कंसेप्ट पुलिस राज्य में नहीं होती है, लेकिन पुलिस राज्य की अवधारणा अब पुरानी हो चुकी है। अब जो है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट है, और उसमें चाहिए कि सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रत्येक आवश्यक कदम उठाए, और भारत में ऐसा उठाया गया है। भारत ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न जो है नीतियों के माध्यम से जनता के कल्याण के प्रयास किए हैं। फिर अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान जो है 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान का हिस्सा है, जो राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति के आदर्श हैं और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए अपरिहार्य है। ये कार्यपालिका मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं उसका कारण देखिए, अगले इस लाइन में आता है कि ये कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों के खिलाफ निरोधक का कार्य करते हैं। कोई मनमाना कानून या नियम जो है विधायिका या कार्यपालिका नागरिकों पर न लाद दे, इसलिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और व्यक्ति की क्या सुनिश्चित करते हैं? स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इनका हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है कि ये अपरिमित यानी इन्फिनिट नहीं है। ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण न लगाया जा सके। इनफैक्ट विभिन्न परिस्थितियों में इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे आपातकाल में भी लगाया जाता है। फिर है हमारे संविधान में ही मूल कर्तव्य भी शामिल किए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए थे 10, और फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ दिया गया। तो कुल मिला के मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई 11। ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि देश, समाज, अन्य नागरिकों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इनको जैसा कि आप सभी जानते हैं कानूनी रूप से इनको लागू नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में यह एक बड़ा अंतर है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, लेकिन मूल कर्तव्यों को लागू नहीं करवाया जा सकता न्यायालय के माध्यम से। फिर है एक और जो है कंपोनेंट हमारे संविधान का, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्यों को शासन संचालन किस प्रकार करना चाहिए सरकार को, उसके बारे में गाइडलाइन है। तो ये शासन संचालन के मूलभूत सिद्धांत है। अतः राज्य की जिम्मेदारी है कि कानून का निर्माण करते समय इनको अपनाए। इनका उद्देश्य है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। स्थूल रूप से इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है समाजवादी सिद्धांत, एक गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। लेकिन इनके ऊपर भी वही बात लागू होती है कि इनको कानूनी रूप से लागू नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये जो है केवल वॉलेंटरी या स्वैच्छिक है। सरकार जब चाहे इनको लागू कर सकती है, पर सरकार के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते कि इनको लागू करे ही करे। तो इस प्रकार से ये हमने इस वीडियो में भारतीय संविधान की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और साथ ही साथ इसे अपने मित्रों के साथ, अन्य प्रतिभागियों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।